से पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। एक नंबर पे पूछा भी जाता है। तो आप देखेंगे राष्ट्रवाद कहते किसे हैं? राष्ट्रवाद किसी भी देश के नागरिक जब सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक रूप से एक होकर के या सम्मिलित होकर के अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपने देश को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। जब उसमें सभी लोग सम्मिलित रूप से हों, सब में भाईचारा हो, तब वही क्या बन जाता है? राष्ट्रवाद बन जाता है। और यही भावना लोगों में कब आई? फ्रांसीसी क्रांति की जब शुरुआत हुई तब फ्रांस में शुरू हुआ। अब उसके पहले, क्रांति से पहले जो यूरोप में देश हैं, आज जो देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यह सा देश उस समय नहीं थे। उस समय छोटे छोटे राज्य या कुछ सम्मिलित होकर बड़े राज्य भी कई आ जाते हैं, लेकिन उनमें राष्ट्रवाद की भावना न के बराबर थी। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा यूरोप है, इतना बड़ा क्या है? यूरोप है। अब इसमें क्या है? उस समय छोटे छोटे राज्य होते हैं, कहीं फ्रांस हो गया, कहीं स्पेन हो गया, अलग अलग तरह के राज्य हैं। उस समय होता क्या था? एक ही राज्य में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग समूहों के लोग रहते थे, जिनमें एकता नाम की कोई चीज नहीं थी। जो उनके एक राज्य में रहने का सिर्फ एक ही कारण था, या एकता में रहने का एक ही कारण था, सिर्फ राजा। जैसे ही राजा बदलता था, उनकी राष्ट्रीयता भी बदल जाती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ फ्रांस है, क्या है? अगर मान लो फ्रांस है, और अलग से मान लीजिए यहाँ जर्मनी है। कौन है? जर्मनी है। अलग अलग देश हैं। अगर यहाँ के राजा ने यहाँ पे आक्रमण किया और इसके इतने हिस्से पर क्या किया? अधिकार कर लिया, तो अब यहाँ की जनता जो है ये वाली, अब वो क्या करेगी? इतना हिस्सा, अब जर्मनी कितना हो गया? इतना बड़ा हो गया। मतलब जो फ्रांस में अभी थी, वो वहां की जनता कहां सम्मिलित हो गई? जर्मनी में। अब इसके लिए इसका देश कौन सा हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा, क्योंकि यहां के राजा ने उसके उस हिस्से को जीतकर अपने राज्य में ला लिया। अब उसके लिए राजा कौन हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। अभी वो फ्रांस में था। अब देखिए, क्या उनमें राष्ट्रीय भावना है? क्या वो फ्रांस के प्रति हैं? अब उनके लिए कौन सा देश हो गया? जर्मनी। ऐसे ही छोटे छोटे देश थे जो आपस में आए दिन लड़ते थे, और जैसे ही उनके राज्य एक दूसरे को जीतते थे, तो वहाँ की जनता भी उसी राज्य की हो जाती थी। उनकी राष्ट्रीयता भी बदल करके उस राज्य में सम्मिलित हो जाती थी। अतः उनमें राष्ट्रीय भावना जो है वह न के बराबर हुआ करती थी। लेकिन जब यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में जब क्रांति की शुरुआत हुई, तब लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना जागृत होने लगी थी। क्यों? क्योंकि जब क्रांति होती है तो ज्यादातर लोग सम्मिलित रूप से एक होकर के क्रांति की शुरुआत करते हैं। ऐसा है नहीं कि अलग अलग रहेंगे और क्रांति भी हो जाए। जब वो एक होकर के राजा का विरोध करेंगे या कोई कार्य करेंगे, तभी वो क्रांति माना जाएगा। तो वहां पे लोग करने क्या लगे? फ्रांस में राजा का विरोध करने लगे, और जो वहां का तृतीय वर्ग है, तृतीय, यूरोप में राष्ट्रवाद, वो थोड़ा सा चलिए। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों में राष्ट्रीय भावना थोड़ी थोड़ी जागृत होनी शुरू हो गई थी, और लोग एक होकर के राजा का विरोध करना शुरू किया, और अपने राष्ट्रीय भावना उनमें प्रबल होने लगी। चाहे वो सामाजिक रूप से हो, और आर्थिक रूप से हो, या सांस्कृतिक रूप से हो, किसी भी रूप से वो क्या होने लगे? सब के सब एक होने लगे। अब वो धीरे धीरे जब फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई, तो वह वहाँ पर एक लोकतांत्रिक, पहले संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र के बाद फिर देखेंगे वहाँ गणतंत्र आया, जब जैकोबिनों का शासनकाल आया था। तो वहाँ पर समूह बनने लगे,
समूह का मतलब क्लब, जो क्लब बने थे वहां पे, तो क्लब बनने लगे, तो उनमें राष्ट्रीय भावना अब काफी प्रबल हो गई। और धीरे धीरे फ्रांस की जो सीमा थी, जो फ्रांस की सीमा थी, इसके अंदर रहने वाले जितने भी लोग थे, अब इस फ्रांस को क्या मानने लगे? अब उनकी राष्ट्रीयता किससे जुड़ गई? फ्रांस से। अगर यहां कोई भी राजा अत्याचार करे या कुछ भी करे, तो यहां की सारी प्रजा जो होती थी राजा के विरोध में आ जाती, तभी तो क्रांति हुई थी। जब अगर विरोध ना करती तो क्रांति कहां से होती? तो अब धीरे धीरे जब यहां क्रांति सफल हुई, तो बात पूरे यूरोप की है, तो यहां से जब क्रांति हुई और यहाँ के लोगों ने अपने देश को एक किया, अब इसकी पहचान अब धीरे धीरे क्या बाहर जाने लगी। बाहर के जो छोटे छोटे अन्य जो राज्य हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बसे हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, अब इन राज्यों में भी फ्रांस की जो एकता है वह यहाँ के रहने वाली प्रजा में भी ये दिखाई देने लगी। उन्हें भी लगने लगा कि नहीं यार, हमें भी फ्रांस जैसा एक देश चाहिए, हम भी अपने देश पे गर्व कर सकें, हम भी अपने इतिहास पे गर्व कर सकें। इसी को तो ये राष्ट्रीय एकता लाने में अहम हिस्सा होते हैं। तो जब यहाँ फ्रांसीसी क्रांति सफल हुई 1789 में, उसके बाद देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे यूरोप पर क्या किया था? शासन कर रहा था, पूरे यूरोप को जीत लिया था। लेकिन अब उसने काम भी अच्छे किए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब जानते हैं कि जो अधिनायकवादी हो जाता है, जिसके हाथ में सारी सत्ता आ जाती है, तो फिर वो क्या करने लगता है? अत्याचार की शुरुआत होने लगती है। किसी को आप अधिकार दे दीजिए, शुरुआत में तो अच्छे अच्छे काम करके ही शासन सत्ता में आता है, लेकिन बाद में क्या करना शुरू कर देता है? अत्याचार की उसकी धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे ही नेपोलियन बोनापार्ट जो है, पहले शुरुआत में तो बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे बदलाव किए, अन्य जो राज्य की जो जनता थी उसने भी सोचा कि ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई धीरे धीरे बुराइयों में तब्दील होने लगी। अब उसने अपने हिसाब से अन्य देशों को चलाने की कोशिश करने लगा कि कौन क्या बेचेगा, कौन सामान कहाँ खरीदेगा, किस पे कितना टैक्स लगाया जाए, ये सारी चीज़ें अब वो खुद तय करने लगा। और जगह जगह राज्यों में जो उसने जीता था वहाँ पर अपने ही परिवार के लोगों को रखना शुरू कर दिया था। जब उसने इस तरह की कार्य करना शुरू किया, तो वहाँ रहने वाली जनता धीरे धीरे उसके विरोधी हो गई। अब वह विरोध करने लगी और अपने राज्य को आज़ाद कराने की स्थिति में आने लगी, धीरे धीरे विरोध करना शुरू हो गए। अब विरोध क्यों किया? जिससे कि हम भी एक राज्य बन सके। जैसे कि फ्रांस बना, वैसे वो लोग भी सोच रहे थे कि हम भी एक क्या बने? एक राष्ट्र बने, हमारा भी राष्ट्र हो, हमारा भी एक सांस्कृतिक पहचान हो। और जब उसके विरोध शुरू हुआ, तो वहाँ की कई यूरोप के कई देश मिलकर के, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, रूस, इस तरह के जो देश हैं, वो मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को कब? 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में क्या हुआ? किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया था। इसमें पराजित हो गया। और आपने देखा कि जब ये पराजित हुआ, तो सारे राज्य, जीते हुए राज्यों को फिर से क्या कर दिया गया था? आजाद कर दिया गया था। और एक सबसे बड़ी बात, फ्रांस में जो वंश, कौन सा वंश था फ्रांस में? बोर्बो राजवंश शासन कर रहा था। उसी वंश के किसी एक व्यक्ति को फिर से क्या किया गया? राजा बना दिया गया था। कट गया ना? फ्रेडरिक सरियो कौन? फ्रेडरिक सरियो। अरे कोई बात नहीं। फ्रेडरिक सरियो ने एक चित्र बनाया था। उस चित्र में आप देखेंगे एक ऐसा, मान लीजिए इस तरह से, उसमें आप देखेंगे कि एक महिला को बनाया गया था। बड़ी हो गई यार, छोटी बननी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है।
एक महिला बनी थी, उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा था, इस तरह से मसाल लिए हुए खड़ी है। आपने देखा होगा फ्रेडरिक सरयू का जो चित्र आपकी किताब में दिया गया है, एक महिला एक मसाल लिए हुए खड़ी है। और अन्य जगह आप देखेंगे छोटे छोटे समूह हैं, लोगों के क्या हो गए हैं, समूह बने हुए हैं, अलग अलग समूह बने हुए हैं, लोगों के समूह दिखाए गए हैं, छोटे छोटे अलग अलग समूह दिखाए गए हैं। और जो वहाँ पे उस एक किला है, उसके खंडहर को आप देखेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाया गया है, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ दिखाया गया है। तो अब उस फ्रेडरिक में जो फ्रेडरिक सरयू ने जो चित्र बनाया, तो उसमें इस महिला को स्वतंत्रता की देवी कहा। क्या कहा था? स्वतंत्रता की देवी कहा था। और जो लोग एकत्रित हुए हैं, ये सब क्या चाहते हैं? एक प्रजातांत्रिक गणराज्य चाहते हैं। जितने कहीं आपको देखेंगे कि जर्मनी के लोग दिखाए गए हैं, कहीं फ्रांस के हैं, कहीं अमेरिका के समूहों को दिखाया गया है। इस तरह से इस चित्र में उसने एक लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना प्रस्तुत की। किसकी? लोकतांत्रिक गणराज्य की कल्पना। इसीलिए आप देखेंगे उस दौर में बहुत सारी क्रांतियां चल रही थी, तभी उन्होंने ये चित्र बनाया। अब इस चित्र का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? वहां की जनता के ऊपर। जब वहां की जनता पर इसका प्रभाव पड़ा तो हर जगह ये लोग इस चित्र से काफी प्रभावित हुए और अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देशों में सब ने राजतंत्र के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और देखते देखते धीरे धीरे हर ज़्यादातर राज्यों में, ज़्यादातर यूरोप के राज्यों में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होने लगी। और लोग अपने पुराने जो उनके सांस्कृतिक इतिहास थे, जो उनके धार्मिक इतिहास थे, जितना भी जिससे भी एकता स्थापित की जा सके, तो उन सब की ओर प्रेरित होने लगे। अब उन्हीं में से आपने देखा रूमानी कल्पना आप लोग देखेंगे तो उस रूमानी कल्पना में रूमानी कल्पना में आप देखेंगे जो व्यक्ति हैं उसमें ज़्यादातर लेखक और कवि हैं, चित्रकार हैं, ये सारे हैं रूमानी कल्पना। रूमानी कल्पना में आप देखेंगे कि जो लेखक या जो कवि हैं, जो दार्शनिक हैं, जितने भी लोग हैं जो लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग राज्यों में जाकर के, अलग अलग देशों में जाकर के यूरोप के जो प्राचीन इतिहास है, जो प्राचीन संस्कृति है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उससे संबंधित जो कहानियां हैं, चाहे वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, सबको एकत्रित करके एक किताब में उन लोगों ने उसे सम्मिलित कर दिया। और फिर इसके बाद उसको प्रदर्शित करके पूरे यूरोप में प्रकाशित की गई। और देखते देखते वह किताबें शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह पढ़ी जाने लगी। और जब पढ़ी जाने लगी, जैसे आप लोग भी हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जब पढ़ते हैं, जानते हैं, अपने इतिहास के बारे में जब जानते हैं, तो आप में भी ये आ जाता है कि यार हमारा भारत देश महान, हमारे भारत में ऐसी ऐसी संस्कृति है, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। अब ऑटोमेटिक आपके अंदर एक भारत के प्रति एकता की भावना आ जाती है, अपने देश के प्रति प्रेम आ जाता है। वैसे ही उन लोगों में भी जब उनके इतिहास के बारे में बताया गया, उनकी संस्कृति के बारे में बताया गया, उनकी जो परंपराएं थी, प्राचीन परंपराएं, रीति रिवाज, उनके बारे में लोगों को जानकारी हुई, तो सारे लोग उसके प्रति बहुत ही आकर्षित हुए। और लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी जो भावना है, अपने देश के प्रति लगाव, वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो अभी फ्रांस से राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत था, वो धीरे धीरे पूरे यूरोप के लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीय एकता की भावना पनपने लगी थी, राष्ट्रीय भावना की एकता आने लगी थी। और सब जगह देखते देखते कुछ ही दिनों में ज्यादातर राज्यों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हो गई और पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हो गई। और फिर वो
जो अभी राज्य थे वो सारे के सारे राष्ट्र राज्य में तब्दील हो गए। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य टूटकर बिखरे, फिर बड़े बने। जैसे आप देखिए जर्मनी का एकीकरण हुआ, फिर उसका परिणाम इटली का एकीकरण हुआ था। तो ये राष्ट्रवाद का परिणाम ही था कि इन राज्यों का एकीकरण हुआ। ठीक है।